कहानी की शुरुआत होती है 1968 से, जहां एक सिंगल मदर अपने 4 बच्चों के साथ उनके पुराने घर में शिफ्ट होती है, द मैरोबोन रेजिडेंस। वो उन्हें समझाती है कि अपने पास्ट को पीछे छोड़कर पुरानी यादों को मिटाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करूं, और सारे बच्चे उसकी बात मान भी जाते हैं। जंगल में घूमते टाइम एक स्कल शेप की रॉक उनका ध्यान खींच लेती है, और तभी उनकी मुलाकात होती है एली से। वो बहुत जल्दी उनके ग्रुप का हिस्सा बन जाती है। उनकी मॉम की तबीयत इतनी खराब थी कि वो बेड से उठ भी नहीं सकती थी, और इलाज के पैसे ना होने पर वो बच्चे पहले ही मान चुके थे कि उनकी मॉम उन्हें छोड़कर चली जाएगी। और मरने से पहले वो अपने बड़े बेटे जैक को समझाती है कि जब तक वो 21 साल का ना हो जाए तब तक मेरी मौत के बारे में किसी को भी मत बताना, क्योंकि माइनर होने के कारण अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रखना एक कानूनन अपराध है। इसीलिए उसने अपनी मौत को एक सीक्रेट रखने को कहा। फिर वो जैक से एक बॉक्स लाने को कहती है, उसमें पैसे रखे थे, और जैक मिरर में देखता है कि उसकी मॉम अब इस दुनिया में नहीं रही। फिर सभी लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं, और अपनी मॉम के लिखे लास्ट लेटर को पढ़ने के बाद जैक उनसे कहता है कि हम सब हमेशा एक साथ रहेंगे, कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। 6 महीने बीत चुके थे, और जब एक दिन उनकी इकलौती बहन जेन उनकी मॉम के बेडरूम में थी, तभी बाहर से एक गोली चलती है। फॉर्चुनेटली जेन बिल्कुल सेफ थी, और जब उसने खिड़की से देखा तो वो गन लिए एक आदमी को देखकर बहुत डर जाती है, और वो तुरंत छिपकर जोर जोर से जैक को बुलाने लगती है। इस इंसिडेंट के बाद वो चारों घर के अंदर ही रहते। उन्होंने घर के सभी मिरर्स को या तो छिपा दिया या फिर उन पर कपड़ा ढक दिया, घर में रह रहे एक भूत से बचने के लिए। और सिर्फ जैक ही घर से बाहर जाकर उनके लिए खाने पीने का सामान लाता था, और उसका छोटा भाई बिली, जो सारा टाइम घर में रहने की वजह से परेशान हो गया था। फिर आती है जेन, जो उनके सबसे छोटे भाई सैम का ख्याल रखती थी। काफ़ी लंबा रास्ता तय करने के बाद जैक फाइनली लोकल टाउन पहुंच जाता है, और हमेशा की तरह केमिस्ट से अपनी मरी हुई मॉम के लिए दवाइयां लेता है, जिससे उन्हें शक न हो कि वो मर चुकी है। उसके बाद वो लाइब्रेरी जाता है जहां एली काम करती थी, जो हर बार उसे सैम के लिए बुक्स देती थी। वहीं उसकी मुलाकात टाउन के लॉयर से होती है, जो उसे बताता है कि कुछ पेपर वर्क के लिए उसकी मॉम के सिग्नेचर्स चाहिए। जिस पर जैक कहता है कि आप मुझे पेपर्स दे दीजिए, मैं साइन कराकर आपको यहीं लौटा दूंगा, क्योंकि मॉम की तबीयत अभी ठीक नहीं है। पर लॉयर उसकी बात नहीं मानता, और वो कहता है कि मैं घर आकर खुद सिग्नेचर कराऊंगा। जैक तुरंत घर आकर सबको ये बात बताता है, जिस पर बिली कहता है कि उनके पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि वो लॉयर को कलेक्टर फीस दे सकें। वो उन्हें इस सिचुएशन से निकलने के लिए उनके डैड के श्रापित पैसे को इस्तेमाल करने की सलाह देता है। जेन इसका विरोध करती है, और वो जैक को याद दिलाती है कि उन्होंने प्रॉमिस किया था वो कभी उस पैसे को हाथ नहीं लगाएंगे। कोई भी चॉइस ना होने की वजह से जैक बिली की बात मान लेता है। बीच पर जहां उन्होंने उस बॉक्स को छुपा रखा था, बिली वहां से ले आता है। उस बॉक्स को खोलने के बाद उसमें से निकले पैसों को देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं, सिर्फ जेन को छोड़कर। अगले दिन जब लॉयर उनके घर आता है तो जैक उसे कलेक्टर फीस के लिए 200 पाउंड देता है। जैक एक्सप्लेन करता है कि ये सारा पैसा उनकी मॉम की सेविंग से आया है। डॉलर्स की जगह पाउंड्स में पेमेंट मिलने की वजह से लॉयर का शक उस पर और बढ़ जाता है, पर वो उससे कुछ कहता नहीं है, सिर्फ उसकी बातें सुनता ही जाता है। फिर जैक बताता है कि मॉम नीचे नहीं आ सकती, तो आप मुझे पेपर्स दे दीजिए, मैं साइन कराकर आपको लौटा दूंगा। लॉयर उसकी बात मानकर उसे पेपर्स दे देता है, जिन्हें लेकर जैक अपनी मॉम के रूम में आकर जेन के सामने रख देता है, जिसमें उसे उसकी मॉम के सिग्नेचर्स को कॉपी करना था। उसी दौरान लॉयर उनके घर में आ जाता है, और उसके आने की आवाज़ सुनकर वो जेन को जल्दी पेपर साइन करने के लिए कहता है। वो उनकी मॉम के रूम में पहुंचने ही वाला था, पर तभी जैक बाहर आकर उसे पेपर्स दे देता है। लॉयर उन पेपर्स को साइन करके कहता है कि अब ये मैरोबोन एस्टेट उनके नाम पर आ चुका है। इसी को सेलिब्रेट करने के लिए वो लोग रात को एक पायरेट गेम खेलते हैं। खेल के दौरान एक्साइटमेंट की वजह से बिली डाइस को बोर्ड की जगह फ्लोर पर फेंक देता है। सैम अपनी फ्लैश लाइट से डाइस के नंबर देखने जाता है, और तभी सीढ़ियों के पास वाले मिरर का कपड़ा गिर जाता है, और वो चिल्लाकर जैक से कहता है कि वो भूत वापस आ गया। और जैक उन सभी को एक कैबिन में छुपा देता है, जो उन लोगों ने घर में बना रखा था। मिरर को ढकते टाइम उसे छत से कुछ आवाज आती है। देखते टाइम उसकी आंख में कुछ गिर जाता है, जिससे वो सीढ़ी से गिरकर बेहोश हो जाता है। जैक की आंख उस कैबिन में खुलती है अपने सिबलिंग्स के साथ। बिली बताता है कि वो ही उसे वहां से उठाकर लाया था जब वो बेहोश हो चुका था। जेन कहती है कि उस पैसे को यूज करने की वजह से ही ये आत्मा वापस आई है। बिली उस बॉक्स को चिमनी में डाल देता है, जिससे कोई भी उसे यूज ना कर पाए।
उसी दिन जब लॉयर एली को घर छोड़ रहा था तो वो उससे पूछता है कि वो मैरोबोन सिबलिंग्स को कब से जानती है। ऐसा क्या कारण है कि ये लोग हमेशा अपने घर में ही रहते हैं, यहाँ तक कि सैम भी स्कूल नहीं जाता। एली उन्हें डिफेंड करने के लिए कहती है कि वो लोग टाउन से बहुत दूर रहते हैं, और रही बात सैम की तो उसे घर में ही पढ़ाया जाता है। घर पे जेन उसका होमवर्क कराती है और मैं उसकी नोटबुक्स को चेक करती हूँ। शाम को जैक सैम को एक फ्लैशलाइट की हेल्प से एली से बात करना सिखाता है। एली का घर उनके घर से बहुत दूर था, तो वो फ्लैशलाइट की हेल्प से मोर्स कोड यूज करके एक दूसरे से बात करते थे। अगले दिन एली जैक से उसके डैड के बारे में पूछती है, जिस पर वो बताता है कि उनका डैड बहुत ही क्रूअल आदमी था, जिससे बचते हुए हम यहाँ तक आ गए, और अब वो हमें कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि वो मर चुके हैं। और वो लॉयर दूर से उन दोनों पर नजर रखे हुए था। घर आने पर बिली जैक से लड़ता है कि वो परेशान हो चुका है सारा टाइम घर के अंदर रहने से। तुम्हारा जब मन करता है तुम घर के बाहर घूमने चले जाते हो, जबकि हमने रूल बनाया था कि हम सिर्फ इमरजेंसी में ही घर के बाहर कदम रखेंगे। थोड़ी देर आर्गुमेंट्स होने के बाद सभी लोग वापस अपने काम में लग जाते हैं। सैम चुपके से अपनी मॉम के रूम में चला जाता है, जहां सभी मिरर्स को कवर करके रखा हुआ था। सैम अपनी मॉम को बहुत मिस करता था, और उसने घर का रूल तोड़ा था जिसमें जैक ने मना किया था कि मॉम के रूम में कोई भी नहीं जाएगा। वो थोड़ी देर ही वहाँ रुकता है और तभी अलमारी के मिरर का कपड़ा गिर जाता है और मिरर में उसे वो आत्मा दिख जाती है। सुबह जेन जैक को बताती है कि कल सैम मॉम के रूम में चला गया था और वहाँ वो आत्मा देखकर उसे सदमा लग गया है। और तब जैक बताता है कि वो आत्मा कोई और नहीं हमारे डैड की ही है, जिसे हमने छत पर बंद करके मरने के लिए छोड़ दिया था। फिर जेन सजेस्ट करती है कि क्यों ना हम अपने डैड की डेड बॉडी को पूरे विधान से दफना दें, शायद इससे हमें इस मुसीबत से छुटकारा मिल सके। जैक उसकी बात नहीं मानता। दूसरी तरफ लॉयर एली को एक फाइल देता है जिसे पढ़कर उसके होश उड़ जाते हैं। तब उसे पता चलता है कि मैरोबोन सिबलिंग्स का फादर एक क्रिमिनल है। उसने बहुत सारी चोरियां और मर्डर्स किए थे। फिर एक दिन वो जेल तोड़कर भाग जाता है और उस दिन के बाद से उसे कभी भी कहीं नहीं देखा गया। छत में रह रहे एक रैकून को खाना खिलाते टाइम एक हाथ जेन के हाथ को टच करता है। वो देखती है कि उस रैकून को किसी ने फोर्सफुली अंदर खींच लिया है और वो बहुत डर जाती है ये जानकर कि उसका फादर अभी भी जिंदा है। और दूसरी तरफ उस लॉयर को एक लॉ फर्म से कॉल आती है। वो लोग उसे अभी कोई भी पोजीशन ऑफर नहीं कर सकते। उन्हें एक पार्टनर की जरूरत है, ना कि किसी एम्प्लॉय की। उसे उस जॉब की बहुत ज़रूरत थी, पर पार्टनर बनने के लिए उसे उस कंपनी के 10% शेयर्स खरीदने होंगे, जो कि $5000 के थे, पर उसके पास कुछ भी नहीं था। वो गुस्से में चीज़ों को इधर उधर फेंकने लगता है और तभी उसकी नज़र एक न्यूज़पेपर पे जाती है जिसमें लिखा हुआ था कि मैरोबोन ने जो चोरी की थी उसमें से 10,000 पाउंड अभी भी मिसिंग है। तब उसे रियलाइज़ होता है कि ये अभी भी मैरोबोन सिबलिंग्स के पास है। वो जैक को ब्लैकमेल करता है कि उसे पता है उन्होंने अपनी मॉम के सिग्नेचर्स को कॉपी किया है। अगर वो उसे 10,000 पाउंड दे तो वो अपना मुंह हमेशा के लिए बंद रखेगा। बिली रात को चुपके से वो बॉक्स लेने एक रस्सी के सहारे उस चिमनी के अंदर चला जाता है। तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है और वो देखता है कि उसके फादर ने एक तीली जलाई उसे देखने के लिए। वो उसे मारने की पूरी कोशिश करता है, पर बिल्ली जैसे तैसे अपनी जान बचाकर चिमनी में से बाहर आ जाता है। आवाज़ सुनकर जैक की नींद खुल जाती है और वो देखता है कि जेन बिल्ली के घाव को साफ कर रही थी और जैक तुरंत समझ जाता है कि बिल्ली चिमनी के अंदर गया था। बिल्ली बहुत घबराया हुआ सा बताता है कि उनके डैड अभी भी जिंदा हैं। ऊपर चिमनी में बहुत जानवरों की हड्डियां पड़ी थी और वो अपने पीने के लिए बारिश के पानी को इकट्ठा करते हैं। ये सुनकर जैक को दौरे पड़ जाते हैं और वो जमीन पे गिर जाता है। जब जैक होश में आता है तो जेन बताती है कि हमें एली को सब कुछ सच बता देना चाहिए, क्योंकि सिर्फ वही है जो हमारी हेल्प कर सकती है। वो रात को एली को सिग्नल देते हैं कल मिलने के लिए। सुबह एली उनसे मिलने के लिए उस स्कल शेप की रॉक पर पहुंच जाती है और वहाँ उसे एक डायरी मिलती है जिसमें मैरोबोन फैमिली की दर्द भरी कहानी लिखी हुई थी। उसी दिन लॉयर उनके घर आ जाता है और उसे वहाँ कोई भी नहीं मिलता और उन्हें ढूंढते हुए वो देखता है कि उन्होंने छत की एंट्रेंस को एक दीवार से रोका हुआ है। उसे लगता है कि उन्होंने सारे पैसे यहीं छुपाए हुए हैं, तो वो एक हैमर की हेल्प से उस दीवार को तोड़कर रूम के अंदर आ जाता है। और तब डायरी से पता चलता है कि वो कोई और नहीं उनके फादर ही थे जिन्होंने स्टार्टिंग में जेन पर गोली चलाई थी। जिसे वो अब तक आत्मा समझ रहे थे, वो उनके जिंदा डैड थे। और जब जैक को इस बारे में पता चला था तो उसने अपने भाई बहनों को ऊपर छत पे छुपा दिया। जैक अपने डैड को फॉलो करते हुए बीच पर चला जाता है उस मनी बॉक्स को वापस करने के लिए, इस उम्मीद से कि शायद ये पैसे लेकर वो हमेशा के लिए उन लोगों को छोड़कर चला जाए। और वो एक बहुत सनकी इंसान था और उल्टा जैक को ही पीटने लगता है और चिमनी के रास्ते वो घर के अंदर घुस आता है। जब जैक को होश आता है तो वो तुरंत घर की तरफ भागता है। वो देखता है कि उनके डैड ने उसके सिबलिंग्स को मार डाला
और ये सब देखकर जब जैक खुद को मारने वाला था तब उसकी नज़र उसकी सिबलिंग्स के बनाए हुए कैबिन पर जाती है और उसमें जाते ही उसे ऐसा इल्यूजन होता है कि वो लोग अभी भी जिंदा हैं। और इसके बाद वो घर के सभी मिरर्स को तोड़ देता है, ये सोचकर कि जिससे उसे कभी ऐसा ना लगे कि वो अब इस दुनिया में अकेला रह गया है। इस सब से वो इतना ट्रॉमेटाइज्ड हो गया कि उसके तीनों बहन भाई जैक के दिमाग में अलग अलग पर्सनैलिटी बन गए। सारा सच जानने के बाद एली तुरंत मैरोबोन रेजिडेंस पहुंच जाती है और वो देखते हैं कि जैक उस केबिन में अपनी अलग अलग पर्सनैलिटीज से ही खुद से बात कर रहा था। एली सच बताकर उसे उस इल्यूजन से बाहर निकालने की कोशिश करती है, पर वो मानना ही नहीं चाहता था कि उसके भाई बहन अब इस दुनिया में नहीं रहे। कोई भी चॉइस ना होने पर एली वहाँ से जाने लगती है और तभी उसकी नज़र लॉयर के सामान पर पड़ती है और उसे ढूंढते टाइम वो छत का टूटा हुआ एंट्रेंस देखकर उसमें चली जाती है। वहाँ उसे बिली, जेन और सैम की डेड बॉडी मिलती है और वहीं जख्मी हालत में लॉयर को देखकर वो तुरंत जैक को बुला लेती है। वो पीछे मुड़कर देखती है कि एक इंसान उसकी तरफ बढ़ रहा था। वो कोई और नहीं जैक का फादर ही था, जो इतने सालों से वहाँ बंद रहने के बावजूद भी जिंदा था। वो एली को मारने ही वाला था और तभी जैक आकर उसमें गोली मार के उस नाइटमेयर को हमेशा के लिए ख़त्म कर देता है। कुछ महीने बाद जैक को साइकेट्रिक हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है और एली डिसाइड करती है कि वो हमेशा जैक के साथ ही रहेगी। डॉक्टर एली को साफ साफ बताता है कि जैक को टाइम टू टाइम दवाई देते रहना, तभी वो अपने इस मल्टी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से हमेशा के लिए ठीक हो सकेगा। वो उसकी एडवाइस इग्नोर कर देती है क्योंकि वो जानती थी कि जैक सबसे ज़्यादा खुश तभी होता है जब उसे ये पता चले कि उसके छोटे भाई बहन अभी भी जिंदा हैं। That's it for today guys. Thanks for watching. Stay tuned for more stories like this.